हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस प्रैक्टिस कोर्स ऑन थर्मोडायनामिक्स, जहां हम कर रहे हैं शानदार सवालों के सॉल्यूशन। साथ में हम प्रैक्टिस करते हैं, मैं और आप मिलके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आप लोग एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चन, जो कॉलेज गोइंग है वो 30 से 40 क्वेश्चन, और जो ड्रॉपर्स हैं या फिर कॉलेज गोइंग नहीं है, हाँ, वो लोग 40 से 50 क्वेश्चन के टारगेट एटलीस्ट आप करके रखो। धीरे धीरे इम्प्रूव करो। तो 20-20-10 मैंने ऐसा बोला था, 20-20-10 कर लो या 20-10-10 ऐसे करके कर लो। तो 10 क्वेश्चन तो मैं थर्मो के करवा रहा हूँ, एक सब्जेक्ट आपका मेरे साथ चल रहा है। ठीक है, ये भी बता दूं कि इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं एफएम का प्रैक्टिस कोर्स नहीं, एक क्रैश कोर्स जैसा एक, जहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूं, उसके बाद फिर एफएम का प्रैक्टिस कोर्स भी शुरू करूं। मगर ये थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स चल रहा है तो मैं इसे रोकना नहीं चाहता हूँ। हमने 4-5 चैप्टर कर लिया है, आज हम लोग सेकंड लॉ करेंगे। मगर उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। सो माय नेम इज शिवम रंजन। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां आप इसको आप ज्वाइन करो, ज्वाइन फॉर पीडीएफ्स। और यहाँ पे मैं सारे पीडीएफ, आपको जो भी पीडीएफ चाहिए, किसी भी बुक्स की पीडीएफ चाहिए, आप मुझे बस मैसेज करो। ठीक है, ये मेरा पर्सनल मेल आईडी, आप मुझे मेल करो, या मेरा ये पर्सनल मेल टेलीग्राम अकाउंट है, आप यहाँ मैसेज करो मुझे। मैं आपको सारे बुक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप बस मुझे एक मैसेज कर दो। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट्स के थर्मल सेक्शन के, मैं सब कुछ नहीं पढ़ाता। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ पढ़ाते हैं, मैं सब कुछ नहीं पढ़ाता हूँ। मैं थर्मल सेक्शंस की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। थर्मल सेक्शन के लिए आपको, बाकी अगर आपको डिजाइन के लिए रिकमेंडेशन चाहिए, आपको कौन से लेक्चर्स फॉलो करने चाहिए, आपको प्रोडक्शन के लिए रिकमेंडेशन चाहिए, ऑल एवरी कंटेंट जो मैं रिकमेंड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा। आपको टॉप नॉच क्वालिटी की कंटेंट्स मैं रेकमेंड कर दूंगा कि आपको किसके साथ। देखो, यूट्यूब के पेज से तैयारी, गेट क्लियर करना बहुत आसान है। यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है, मगर आपको बस ये जानना होगा कि आपको कौन सा कंटेंट फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपकी मदद कर दूंगा, क्योंकि मैंने भी जब भी तैयारी की थी तो मैंने भी यूट्यूब से कहीं कंटेंट से किया था। मेरे पास पता है मुझे कि कौन सा कंटेंट आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर कोई पढ़ा रहा है। तो मैं आपको एक प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि कौन सा कंटेंट आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और जैसा कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स कोर्स का बात करूं मैं, तो हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट डन है, वर्क इंटरेक्शंस डन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट और ओपन सिस्टम एनालिसिस। ओपन सिस्टम एनालिसिस के मैंने 2 लेक्चर लिए, एक में स्टेडी स्टेट के साथ डील किया, दूसरे में अनस्टेडी स्टेट के साथ डील किया, और बेहतरीन क्वेश्चंस डील किए। ठीक है, मैंने प्लान किया था एक मैराथन पीवाईक्यूज का मैराथन, जो मैं बहुत जल्दी लूंगा। मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए थे, मगर कुछ कारण से मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो पीवाईक्यूज के एक मैराथन का लेक्चर मैं जल्दी रिकॉर्ड करके डालूंगा। आज का हमारा एजेंडा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ। ठीक है, दिस विल बी आवर टुडेज लेक्चर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड माइंड यू, आई एम टेलिंग यू, बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखो, यहाँ तक की जो बात है ना, जब तक यहाँ तक की बात चलती है ना, तो थर्मोडायनेमिक्स लोगों को बहुत आसान लगता रहता है। इसके ऊपर तक ना थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान लगता है। दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? ओपन सिस्टम एनालिसिस से। ओपन सिस्टम में भी जब अनस्टेडी स्टेट आता है, वहां से दिक्कतें शुरू होती हैं। और रियल मायने में थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन उसके बाद ही है। उसके पहले तो बस बच्चे वाले टॉपिक से, जो आप 11th-12th में पढ़ के आ रहे हो, बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब चीजें आपने पहले से पढ़ रखी है। ठीक है, तो इसके बाद जो चैप्टर शुरू होते हैं वो आपके इंजीनियरिंग लेवल के चैप्टर से, जहां आप प्रॉपर एप्लीकेशंस देखते हो, इंजन में कैसे अप्लाई होता है, आखिर क्या बदल रहा है एंट्रोपी में, एक्सर्जी होता क्या है, अवेलेबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ प्योर सब्सटेंसेज आर इंटरैक्टिंग, उनका बिहेवियर कैसा होता है, ये सारी चीजें इसके बाद शुरू होती है। और हम उसके सारे क्वेश्चंस में, माइंड यू, आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जहां से गेट में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो रिवर्सिबल हीट इंजन, ओके, रिवर्सिबल हीट इंजन बोल दिया उसको। ठीक है, ऑपरेट्स बिटवीन 2 टेम्परेचर रिजर्वायर्स, दैट इज 600 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। दैट मींस P1 दैट इज हायर टेम्परेचर इज 600 डिग्री सेल्सियस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 873 केल्विन, राइट। एंड P2 विच इज लोअर टेम्परेचर, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। आपका नोटेशन कुछ अलग हो सकता है, इसलिए मैं फिर से कहूंगा, आप एक बार क्वेश्चंस को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर दिक्कत होता है तो फिर मेरे सॉल्यूशंस देखो। और T2 is 40 डिग्री सेल्सियस, that means 313 Kelvin. ओके, यहाँ तक की बातें क्लियर हो। Now the engine drives a reversible refrigerator. Now एक इंजन है जो रेफ्रिजरेटर को चला रहा है। ठीक है, इंजन का जो वर्क आउटपुट होगा वो वर्क आउटपुट रेफ्रिजरेटर को जा रहा है, और रेफ्रिजरेटर भी रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर।
ठीक है, रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर कितने हैं, मान लो इसको मैं T3 इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, T3 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, ये 40 डिग्री सेल्सियस ही है, तो इसको मैं 313 केल्विन फिर से लिख लूँ। और जो लोअर टेम्परेचर है दैट इज T4 इज इक्वल टू -20 डिग्री सेल्सियस, एंड -20 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 253 केल्विन, राइट। चलो आगे बढ़े। तो द हीट ट्रांसफर, चलो पहले मैं इसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में ना आपको एक ब्लॉक डायग्राम से दिखाता हूँ आखिर ये लग कैसा रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज वन थर्मल रिजर्वायर where T1 is equal to 873 केल्विन, ठीक। और ये एक चला रहा है आपका रिवर्सिबल हीट इंजन को, मैं रिवर्सिबल हीट इंजन को RHE लिख देता हूँ, रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक। और यहाँ से कुछ हीट आ रहा है और ये लोअर टेम्परेचर को जा रहा होगा दैट इज 313 केल्विन इक्वल टू 313 केल्विन, राइट। नाउ ये कितना हीट दे रहा है दैट इज Q1 इज इक्वल टू 2000 किलो जूल, राइट, 2000 किलो जूल, दैट इज Q1 इज इक्वल टू 2000 किलो जूल का हीट वो दे रहा है, ठीक है। एंड द नेट वर्क आउटपुट ऑफ द कंबाइंड इंजन रेफ्रिजरेटर प्लांट, मतलब क्या, ध्यान से देखना, मैं ऐसा दिखाऊं, इससे कुछ वर्क आउटपुट मिला मेरे को, ठीक है। तो ये वर्क आउटपुट, कुछ पार्ट वर्क आउटपुट का रेफ्रिजरेटर को चलाने में लगेगा और कुछ पार्ट हमारा वर्क आउटपुट की तरह निकलेगा, ये जो ये पूरा प्लांट है, तो वो आउटपुट कितना हो रहा है, मान लो बीच से कुछ आउटपुट निकल रहा है मेरा, एंड दैट इज सपोज इट्स गिवन एज 360 किलो जूल का वर्क आउटपुट मेरा नेट, डब्ल्यू नेट है ये, ठीक है, डब्ल्यू आउट इज इक्वल टू 360 किलो जूल, ओके। नाउ यहाँ से मान लो कुछ डब्ल्यू टोटल निकला, डब्ल्यू टोटल निकला, और ये जो वर्क आउटपुट है ये किसको चलाने में लग रहा है, रेफ्रिजरेटर, ओके। सो वेयर इज द रेफ्रिजरेटर, सॉरी, यस, ये मैं रेफ्रिजरेटर बता दूं आपके लिए, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, बहुत आसान होगा अगर आप ऐसे ब्लॉक डायग्राम्स की तरह समझ लोगे ना इन क्वेश्चंस को, बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। तो ये जो है लोअर टेम्परेचर दैट इज 253 केल्विन से, T4 इज इक्वल टू 253 केल्विन से हीट ले रहा होगा, रेफ्रिजरेटर है तो लोअर टेम्परेचर से ये हीट ले रहा होगा, ओके। ये लोअर टेम्परेचर से हीट ले रहा है कुछ, सपोज मैं इसको Q3 बोल दूं, और ये हाइयर टेम्परेचर को हीट दे रहा है, ठीक है, हाइयर टेम्परेचर को ये हीट दे रहा है, दैट इज ऑल्सो एट 313 केल्विन, राइट। तो Q4 बोल देता हूँ इसको अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए मैंने Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसा बोला, ठीक है। इसको Q2 बोला और इवेल्युएट द नेट हीट ट्रांसफर टू 40 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स नेट हीट ट्रांसफर मतलब Q नेट टू 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू Q2 मतलब निकालना है प्लस Q4 निकालना है मेरे को, Q2 प्लस Q4 निकालना है मेरे को। तो अब मैं टोटल देखो, टोटल जो वर्क आउटपुट है वो 360 है, लेकिन मेरा इंजन से टोटल वर्क आउटपुट कितना होगा, तो मैं इंजन तो एफिशिएंसीज के टर्म में बात करें तो पहले हीट इंजन की बात करते हैं, ठीक है। फॉर हीट इंजन आप लिख सकते हो, फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन आप ऐसा लिख सकते हो, Q1 बाई T1 इज इक्वल टू W टोटल जो कि यहाँ से निकल रहा है डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, ये लिख सकते हो। तो W टोटल क्या होगा, क्योंकि Q1 पता है, T1 T2 सब पता है मुझे, तो W टोटल यहाँ से निकल जाएगा, W टोटल इज इक्वल टू Q1 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1, और यही एफिशिएंसी होता है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है आपका, यही पार्ट तो एफिशिएंसी है, दिस पार्ट इज एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन या फिर कार्नोट हीट इंजन, ठीक है, यही तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ से अगर हम डालें सारे वैल्यूज को, तो Q1 इज 2000, T1 is 873, T2 is 313 divided by T1 that is 873. So this is coming out to be 873 minus 313 divided by 873 multiplied by 2000, and that is 1282.93. 1282.93 kilojoule. Okay. So W in to refrigerator is equal to W total माइनस 360, क्योंकि ये 360 मेरा टोटल वर्क आउटपुट हो गया, ठीक है। तो इज इक्वल टू
ये कितना हो रहा है, -360 कर दे अगर तो कितना हो रहा है, 922.93, 922.93, राइट। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू टी टी वन अपॉन, सॉरी यहाँ पे नोटेशन बदलेंगे ना, तो मैंने नोटेशंस क्या लिए हैं, लोअर टेम्परेचर अपॉन डिफरेंस, लोअर टेम्परेचर अपॉन डिफरेंस, ठीक है। लोअर टेम्परेचर क्या है रेफ्रिजरेटर के लिए, T4 मैंने लिया है, राइट, T4 253, सो इट इज T4 अपॉन T2 माइनस T4, T4 upon T2 minus T4, and this is nothing but refrigerating effect, that is Q3 upon W refrigerator, W in और रेफ्रिजरेटर जो हो रहा है। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Q3 is equal to W in for refrigerator, W in for refrigerator multiplied by T4 upon T1 minus T2 minus T4, T2 minus T4, राइट। एंड यहाँ सारे वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे, मल्टीप्लाइड बाय T4 is 253 डिवाइडेड बाय multiplied by 53 divided by T1 T2 minus T2 is 40 and divided by 60, so it is 3891.698, 3891.7 ले लूँ मैं, 698 को मैं 0.7 किलो जूल ले रहा हूँ, ठीक है। तो Q3 आ गया, तो Q4 is equal to Q3 plus W in for refrigerator, and this is equal to plus 922.93, and that is equal to 4814.7 किलो जूल, राइट। ये Q4 है, और यहाँ पे हम Q2 भी तो निकाल सकते हैं, Q2 is equal to Q1 minus W total, and that is equal to 2000 minus 1282.93, and this is equal to 717.07, 717.07, therefore Q net अगर मैं बात करूं 40 डिग्री सेल्सियस, Q net to 40 degree Celsius is equal to Q2 plus Q4, and that was equal to 717.07, 717.07 plus 717.07 plus 4814.7, ठीक है, plus 4814.7, and this is coming out to be plus 4814.7, this is coming out 5531.7, 5531.7 किलो जूल, राइट, 5531.7 किलो, ये हमारा फाइनल वैल्यू आ रहा है जो Q नेट जो कि 40 डिग्री सेल्सियस को जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें दो क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, आपको एक ही साथ आपको रेफ्रिजरेटर भी डील हो गया और हीट इंजन भी डील हो गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मगर दोनों चीज एक साथ इंक्लूड हो गए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया था, सो दैट आपको बार बार मेरे को दो अलग अलग क्वेश्चन ना करवाना पड़े, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम थोड़ा और बेहतर बना सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको सुधार के बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसको ना सीधा ऐसा कर दूं, मैं इसके स्कीमेटिक्स को थोड़ा सा बेहतर बना दूं, चलिए, this was Q, right, this was our Q4, this is T2 is equal to T3 is equal to T3 is equal to T2 is equal to 330 Kelvin, right? So that's how we are going to solve. That's how we are going to solve. ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा सभी को, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, okay? These are the important relations for सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, आप हीट इंजन से क्वेश्चन करोगे तो ये रिलेशंस आपको बहुत काम आने वाले हैं, और एक टेम्परेचर के टर्म्स में भी आपको याद रखना है, और आपको एफिशिएंसी के फॉर्मूला Q और W के जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो Q और W के टर्म्स में है, मगर जब रिवर्सिबल की बात होती है तो हम उसे टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हैं, ओके। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, two reversible engines A and B take 2400 kilojoule per minute from a reservoir at 750 Kelvin, okay, 750 Kelvin से टोटल 2400 किलोजूल आ रहा है, ओके, पर मिनट 2400 किलोजूल पर मिनट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 750 केल्विन, एंड रिजेक्ट हीट टू टू रिजर्वायर्स एट 650 केल्विन एंड 550 केल्विन रिस्पेक्टिवली, net power produced by the engine is 400 kilojoule per minute. Now find the ratio of heat rejected to each sink by engine B and B, ओके। तो सबसे पहले दो इंजन बना ले,
ये एक इंजन, ये दूसरा इंजन, इंजन हो गया, इसको बोल दो बी, इसको बोल देता हूँ मैं ए, इसको बोल देता हूँ बी, और इसका कुछ डब्ल्यू आउटपुट होगा डब्ल्यू बी मान लो इसको, और इसका कुछ डब्ल्यू आउटपुट होगा डब्ल्यू बी, राइट। और ये दोनों किससे हीट ले रहा है? ये दोनों हीट ले रहे हैं आपके एक ही थर्मल रिजर्वायर से, दैट इज एट 700 केल्विन, so T1 इज इक्वल टू 750 केल्विन, सॉरी 750 केल्विन, और यहाँ से इसको भी हीट मिल रहा होगा, और ये एक को रिजेक्ट कर रहा है और ये दूसरे को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको मैं T2A बोल दूं, T2A इज इक्वल टू ये किसको कर रहा है? 650 को, राइट, 650 को कर रहा है, और T2B कितना है? T2B इज इक्वल टू 550, राइट, 550। तो अभी क्या प्रोसेस है हमारा? ये इधर से हीट ले रहा है, ये इधर से हीट ले रहा है, ठीक, और ये इधर हीट दे रहा है, ठीक है। ये भी इधर से हीट ले रहा है और इधर हीट दे रहा है, ठीक है। तो मान लो ये Q1 ले रहा है, Q1A, और ये Q1B ले रहा है, Q1B। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? Q1A प्लस Q1B इज इक्वल टू 2400 किलो जूल पर मिनट बोल रखा है, बाई 60 कर देता हूँ मैं 60 से इसलिए डिवाइड करता हूँ, आप पर मिनट में भी लेके सॉल्व कर सकते हो, मगर मुझे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऐसा यूनिट्स में लेके डील करने में आसानी होती है, सो दैट कहीं भी कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। सो Q1A प्लस Q1B इज इक्वल टू दिस, वी नो, ओके। नाउ अगर मैं इतने बस हीट इंजन ए की बात करूं, बस हीट इंजन ए की, तो क्या लिख सकता हूं मैं? और ये भी मुझे पता है WA प्लस WB इज इक्वल टू 400/60, ये इतना डेटा मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब मैं हीट इंजन ए की बात करता हूँ, तो हीट इंजन ए की जब बात करूंगा मैं, तो WA अपॉन T1 माइनस T2 ए, T1 माइनस T2A विल बी इक्वल टू Q1A अपॉन T1, राइट। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ WA इज इक्वल टू Q1A, Q1A इज आई डोंट नो, Q1A multiplied by T1 minus T2A by T1. So T1 minus T2A is 100 by T1 is 750. So by 750, right? Now WB, similarly WB will be equal to Q2 Q1B, which is Q1A, right? And Q1B multiplied by, similarly this will be 200 by 750, right? तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लें, ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? Q1A into 100 by 750 प्लस Q2B इंटू 200/750, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इज इक्वल टू 400/60, 400/60, राइट। यहाँ से मैंने WA और WB का सब निकाला, तो Q1A और Q2B में हम Q1, सॉरी ये Q1B है, Q1B है ना, वेरी सॉरी, 1B, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से नोटेशंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये आई थिंक हो रहा है, अगर मैं इसको देखूँ तो Q1A है ना, 2Q1A, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर रहा हूँ, मुझे कॉल आ रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ से आ रहा है हमारा ये कैलकुलेशन, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने क्या किया हुआ है कि हमने WA को निकाला Q1A के फॉर्म में, WB को निकाला Q1B के फॉर्म में, और फिर दोनों को ऐड किया, और जो हमारा WA प्लस WB है वहां के हमने इक्वेट किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2Q1A प्लस Q1B, 200/750 Q1A plus 2Q1B into 100/750 is equal to 400/60, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Q1A plus 2Q1B is equal to 400/60, 750, this is 50, Q1A plus 2Q1B, राइट। और मेरे पास ये भी पता है Q1A plus Q1B is equal to 2400/60, 2400/60, and this is equal to 2400/60, and this is equal to 40,
40। तो अगर हम इन दोनों से सॉल्व करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा Q1B इज इक्वल टू 10 किलो जूल, राइट। सो Q1A इज इक्वल टू Q1A इज इक्वल टू 30 किलो जूल, राइट। और पूछा क्या है हमसे? पूछा क्या है? जो हीट रिजेक्ट हुआ, तो सबसे पहले WA निकाल लें। WA इज इक्वल टू Q1A इंटू 100 बाई 750, and this is coming out to be 30 into 100 by 750, and this is coming out to be 4 kilojoule, right? And WB is equal to Q2B, that is 10 into 200 by 750, and this is to side, or 1000 by 7, which is 2.67, right? तो यहाँ से Q2B कितना होगा? Q2B is equal to 10 minus 2.67, right? 10 minus 2.67, 10 minus 7.33, और ये Q2A is equal to 30 minus 4, and that is 26. हमें पूछा क्या है? रेशियो ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय B to A, B and A बोला है, तो Q2B by required ratio is equal to Q2B upon QA is equal to 7.33 divided by 26 is equal to 7.3, 0.282 आ रहा है, 0.2819 आ रहा है, तो मैं 282 ले रहा हूँ, ठीक है, 0.8, ऑलराइट। सो 0.282 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, 0.282 ऑप्शन बी। क्लियर है? क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा कैलकुलेशन था। आप इसको किसी और तरीके से भी प्रोसीड कर सकते हो, जैसे जैसे मैंने, देखो मैं बताता हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कि आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है। आपको जो तरीका समझ में आता है उस तरीके से प्रोसीड करो। आप एफिशिएंसी निकालो, फिर मल्टीप्लाई करके WA निकालो। जैसे मैंने क्या किया, मैंने Q1A और Q1B के फॉर्म में निकाला इक्वेशन। आप इसी इक्वेशन को WA और WB के फॉर्म में निकाल के WA और WB पहले निकाल लेते, तो आपको अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। WA WB आ गया तो फिर Q2 by Q2 भी कर सकते हो। तो आपको जिस हिसाब से कंफर्टेबल हो, आपको बस अप्रोच, एक बार जिस अप्रोच को पकड़ लिया उस अप्रोच के साथ आगे बढ़ो। ये नहीं कि थोड़ा सा इधर से किया, थोड़ा सा उधर से किया, फिर कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है। और अभी के आगे के क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा पॉज कर रहा हूँ मैं वीडियो को, ठीक है। तो आपको हो सकता है एक ब्रेक महसूस हो, ठीक है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है, आपको हो सकता है एक वीडियो के रिकॉर्डिंग में एक ब्रेक महसूस होगा, ठीक है। तो मैं पॉज कर रहा हूँ और फिर से रिज्यूम करूंगा यहाँ से, ठीक है। चलो, हेलो एंड वेलकम बैक। थोड़ा सा पॉज किया था मैं, तो आपको अगर ब्रेक महसूस हो, कुछ भी आपका मिस नहीं हुआ है। हमने 2 क्वेश्चन किया था, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको। हमने 2 क्वेश्चन किया है अभी तक। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन जहाँ दो अलग अलग इंजन थे, दोनों का वर्क आउटपुट किया था, थोड़ा सा मैथ्स लगा के हमने सॉल्व किया। और फिर पहला क्वेश्चन जो था हमारा, हाँ, जहाँ पे हमारा क्यू नेट पूछा था, एक हीट इंजन भी था और एक रेफ्रिजरेटर भी था, दोनों रिवर्सिबल थे, और दोनों को इंक्लूड करके आपको क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस वाज सेकंड क्वेश्चन, फॉरवर्ड, ये भी हो गया हमारा। ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया बहुत आसानी से, थोड़ा सा मैथ्स लगाया, 0.282 और आंसर जो हमारा मैथ्स भी कर गया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। द ओवरऑल वॉल्यूम एक्सपेंशन रेशियो of Carnot engine is 15. Carnot cycle is 15. The cycle works between temperature limit 300 degrees Celsius and 20 degrees Celsius. Select the correct statement. The working fluid is air, that is, and gamma of air is equal to 1.4 दे रखा है, ठीक है। और वर्किंग टेम्परेचर लिमिट्स भी दिया हुआ है, T1 is equal to 300 डिग्री सेल्सियस and T2 is equal to 20 डिग्री सेल्सियस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चंस के MSQ टाइप क्वेश्चन है, मगर आप आंसर्स या ऑप्शंस के पहले आप इस कार्नोट साइकिल को समझ लो कैसा होता है। तो मैं आपका PV डायग्राम और TS डायग्राम दोनों दिखाता हूँ आपको, कार्नोट साइकिल का कैसा दिखता है। दिस इज फॉर PV, दिस इज फॉर TS। ये PV डायग्राम दिखाऊं और TS डायग्राम भी दिखाऊं आपको। तो
आपका जो है दो आइसोथर्म होता है, ठीक, दो आइसोथर्म होगा और दो एडियाबैटिक्स होता है, दैट इज दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है और दो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। दिस इज, उसमें इसको वन, ये थ्री हो, ये फोर होगा। इम्पोर्टेंट कि आप समझो, थोड़ा अच्छा बनाओ, मुश्किल आती है। सही बात, बहुत सही। चलो, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4 and the process is clockwise obviously because Carnot cycle is a power producing cycle, तो ये clockwise होगा, ठीक है। तो ये जो दो प्रोसेस है 1 से 2 और 2 से 3, these are isothermals, isothermals, okay? And this 4 to 1 and 2 3, these are isentropics, isentropics या फिर इसको आप एडियाबैटिक भी, इसी को आप एडियाबैटिक भी बोलते हो, एडियाबैटिक भी बोलते हो, ठीक है। ये टीएस डायग्राम पे कैसा दिखता है? टीएस डायग्राम पे दिखता है ये एक डब्बा जैसा। कैसा डब्बा? ऐसा डब्बा, ऐसा डब्बा, डब्बा तो गलत हो, ये देखो, ये है आपका टीएस डायग्राम पे रेक्टेंगुलर डब्बा, ठीक है। तो अगेन दिस विल बी 1, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 1 to 2 is isothermal, 2 to 3 it is isentropic, 3 to 4 it is again isothermal and 4 to 1 it is again isentropic, okay। So 1 से 2 this is what expansion, okay, ये expansion है, आप पीवी डायग्राम से भी देख के समझ सकते हो, ये expansion हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये है एडियाबैटिक हीट एडिशन, ओके। फिर ये होगा कंप्रेशन, तो ये भी एक्चुअली में यहाँ भी आपका वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ये, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ये, ओके। एंड दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आपको आई थिंक ये कार्नोट साइकिल का डायग्राम पता होगा क्योंकि आपने अगर सेकंड लॉ पढ़ा होगा तो सेकंड लॉ की शुरुआत ही कार्नोट साइकिल से होती है, ठीक है। तो मतलब पहला शुरुआत नहीं, ऑब्वियसली स्टेटमेंट अलग है, मगर हम रिवर्सिबल हीट इंजन की बात करते हैं तो वो जो मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन दैट इज कार्नोट हीट इंजन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपका ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन दोनों एक्सपेंशन हो रहा है और ओवरऑल एक्सपेंशन बोला है। ओवरऑल एक्सपेंशन का मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन मिनिमम वॉल्यूम, राइट। सो ओवरऑल एक्सपेंशन आर एक्सपेंशन मान लो लिखते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू V3 बाई V1, राइट, V3 बाई V1 दैट इज मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन मिनिमम वॉल्यूम एंड दैट इज इक्वल टू 15, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चंस में, मैक्सिमम टेम्परेचर T1 दैट इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस, T1 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस, और इसको मैं T2 की जगह T3 लिखूं क्या, क्योंकि हमारा T2 T1 से 2 तक तो आइसोथर्मल प्रोसेस ही है, तो T3 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, राइट, 20 डिग्री सेल्सियस। उसको मैं लिख सकता हूँ 293 केल्विन, राइट, 293 केल्विन, और ये लिख सकता हूँ मैं 573 केल्विन, राइट, 573 केल्विन, राइट। यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो अब देखते हैं हमसे पूछा क्या क्या गया, हमसे पूछा गया है वॉल्यूम एक्सपेंशन रेशियो ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ये वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन रेशियो दैट मींस आर आइसोथर्मल पर बोले इज इक्वल टू V2 बाई V1 इज इक्वल टू व्हाट, राइट। उसके बाद वॉल्यूम एक्सपेंशन रेशियो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि आर एडियाबैटिक के लिए अगर क्या लिखूंगा मैं, मैक्सिमम वॉल्यूम एडियाबैटिक के लिए क्या है 2 to 3 प्रोसेस, यानी कि यहाँ मैं अगर ब्रैकेट में लिख दूं 2 to 3 प्रोसेस, सो V3 बाई V2 होगा और दिस प्रोसेस इज 1 to 2, सो V2 बाई V1। उसके बाद क्या पूछा, थर्मल एफिशिएंसी दैट इज ईटा ऑफ हीट इंजन या फिर साइकिल, क्या साइकिल लिखा ऑफ साइकिल, ये तीन चीजें हमसे पूछा है। सबसे पहले ईटा साइकिल बहुत आसान है, ईटा साइकिल निकाल लेते हैं सबसे पहले। पहली चीज ईटा ऑफ साइकिल अगर मान लो तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस TL बाई TH, राइट, ऐसा लिख सकते हो। रिवर्सिबल है, साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल, 1 minus TL by TH and that is equal to 1 minus TL is 293, right, and TH is 573 and this is coming out to be 573 minus 293 divided by 573,
0.488 0.488 इज इक्वल टू 48.8%। राइट, ये हो गया हमारा ईटा साइन। अभी हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात करें, सो हमें पता है PV टू द पावर n गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस है कौन सा? एडियाबैटिक प्रोसेस 2 to 3 क्या है एडियाबैटिक, तो हम 2 to 3 में यूज कर सकते हैं ये रिलेशन। सो T2V2 to the power gamma minus 1 is equal to T3V3 to the power gamma minus 1, right? And T2 is equal to T1 क्योंकि 1 से 2 आइसोथर्मल है, and that is equal to 593 Kelvin, 593 Kelvin. So T2 is 593 into V2 to the power gamma minus 1 is equal to T3 is T2, T3 is equal to 293, T3 is equal to 293 multiplied by V3 to the power gamma minus 1। हमें क्या चाहिए? V3 by V2, V3 by V2 to the power gamma minus 1 is equal to 593 divided by 293, राइट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं गामा माइनस 1 को मैं डायरेक्ट 0.4 लिख दूँ क्या अभी, बिकॉज गामा इज 1.4, सो 0.4। सो V3 by V2 is equal to 593, सॉरी 573 है ना ये, वेरी सॉरी 573 by 293 is to the power 0.1 by 0.4, this is equal to 573 divided by 293 is to the power 5.348, right? 5.35 ले लूँ, 5.35। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो भी आ गया मेरा, ठीक है। V3 by V2 जो पूछा था मेरे से भी आ गया, ये मेरा परसेंटेज, ये मेरा एफिशिएंसी आ गया। V3 by V2 आया, मगर अभी मुझे V2 by V3 भी निकाल, V1 by V2 भी निकालना है। अब V1 by V2 के लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से दूसरा पार्ट जो इस क्वेश्चन का वो था, थर्ड पार्ट जो था इस क्वेश्चन का, V2 by V1 निकालना था। V2 by V1 इज इक्वल टू V2 by V3 इंटू V3 by V1, ऐसा लिख सकता हूँ। तो V2 by V3 अभी हमने निकाला 1 by R, दैट इज 1 by 5.35, 1 अपॉन इतना, बिकॉज 1 by V3 by V2 मल्टीप्लाइड बाय V3 by V1, ये हमें पता है 15, एंड दिस इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय आंसर, एंड दिस इज कमिंग आउट 2.80, ठीक है। तो आप V3 by V2 एक बार निकाल लोगे ना, तो V2 by V1 आसानी से निकल जाएगा। तो 2.8 आ रहा है, 2.8, 5.35 और 0.488, 2.8 वेरी गुड, 0.8, 5.35 यस, और 0.48 राइट, 0.48। सो आई थिंक ऑप्शन इज A, B, D। A is our right answer, B is our right answer, and D is our right answer। So क्या भी है A, B, राइट, A, B, क्लियर क्लियर। तो सबसे पहले हमने एफिशिएंसी निकाला, एफिशिएंसी आप पहले निकालो बाद में निकालो, हमने यूज नहीं किया मगर बहुत आसानी से निकल रहा था इसलिए हमने पहले निकाला, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये रिलेशन यूज किया एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ध्यान से ये बस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ही लगाया हमने, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ये प्रोसेस के लिए लगाया, ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस जो भी कार्नोट साइकिल में है, कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल साइकिल है तो उसका सारे प्रोसेस रिवर्सिबल, ऑल द प्रोसेस इन द कार्नोट साइकिल आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, राइट। चलो 0.80 नाउ अ हाउस इज लूजिंग हीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। सपोज ये मेरा हाउस है, ओके, दिस इज माय हाउस, नाउ इट इज लूजिंग हीट, दैट मींस heat is going out at a rate of Q dot is equal to 54,000 kilojoule per hour, right? When the outside temperature is 4 degree Celsius, T ambient या फिर T naught में लिखो इसको 4 degree Celsius is equal to 277 Kelvin, right? 77 Kelvin. It is to be heated by electrical heaters, मतलब क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिकल हीटर लगा हुआ है जिससे वो हीट किया जा रहा है, ठीक है। Now, if the house is maintained at 25 degrees Celsius, now T house मान लो is equal to 25 degrees Celsius, right? 25 degrees Celsius at all times,
द सेकेंड लॉ एफिशिएंसी, और सेकेंड लॉ एफिशिएंसी का टर्म मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। तो थीटा सेकेंड लॉ इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल अपॉन डब्ल्यू एक्चुअल। अभी ऐसा क्यों, ध्यान से देखो, डब्ल्यू रिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबल साइकिल होगा तो ऑब्वियसली वर्क इनपुट कम लगेगा और एक्चुअल में हमें वर्क इनपुट ज्यादा देना होगा। वही अगर ये आपका पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल डिवाइस यूज हो रहा होता है, पावर प्रोड्यूसिंग सिस्टम होता है, पावर प्रोड्यूसिंग सिस्टम में डब्ल्यू एक्चुअल अपॉन डब्ल्यू रिवर्स की एफिशिएंसी हमेशा एक से कम होगा, एक से कम होगा। तो अगर हम रिवर्सिबल दे रहे हैं तो कम देना होगा, मजे मजे है, बल्ले बल्ले है। और जब हमें वर्क एक्चुअली में करना पड़ेगा तो हम तो सोच के आए थे कि हम 4 किलो जूल करेंगे, मगर हमें एक्चुअली में 5 करना पड़ रहा है। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि 4 सोच के और 3 ही करना पड़ रहा है, मजे आ जाएंगे। कार्नोट को बोलेंगे घर बैठो अब आज के बाद, दोबारा कभी शकल मत दिखाना। नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम जो है रिवर्सिबल के प्रोसेस में वर्क इनपुट सबसे कम ही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा वर्क एक्चुअली में जो हम वर्क करने जाएंगे तो वो ज्यादा होगा। तो डब्ल्यू रिवर्सिबल और डब्ल्यू एक्चुअल। और अगर हम इसी को ऐसा लिखें सीओपी एक्चुअल, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सीओपी, तो सीओपी रिवर्सिबल, राइट, ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि सीओपी क्या है, वर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वर्क इनपुट जितना ज्यादा होगा उतना ही कम आपका सीओपी होगा, ठीक है। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मान लो सीओपी रिवर्सिबल की बात करें, अगर हम सीओपी रिवर्सिबल की बात करें तो ये क्या होता है, टी नॉट अपॉन टी एच माइनस टी नॉट, राइट। तो इट इज 277 divided by 25 minus 4 is 21, right, 21, and that is equal to 277 divided by 12, and that is 13.19। एक सेकंड रुको, सॉरी, ये हीट पंप की तरह काम करेगा ना, हीट पंप की तरह काम करेगा ना। हीट पंप में टी हायर होता है, दैट इज 225, दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन, राइट। दिस इज 298 केल्विन, 98 by 21, 98, 14.19 ले लो, 14.19 सीओपी रिवर्सिबल आ रहा है। अभी देखो इलेक्ट्रिकल वर्क है ये, तो आपको पता होगा कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे, सीओपी जो एक्चुअली में हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल वर्क के थ्रू हो रहा है। और जब भी हम एक्चुअल सीओपी निकालेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क के थ्रू, क्या होगा, आपको हीट आउटपुट कितना चाहिए, 54,000 किलो जूल। और ये सारा काम कौन कर रहा है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क किया जा रहा है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क ही कर रहे हैं, पूरा का पूरा। तो यहाँ से ये 54,000 बाय 54,000 ही रह जाएगा और सीओपी 1 हो जाएगा, बिकॉज वर्क कैन बी इंटायरली कन्वर्टेड टू हीट, बट हीट कैन नॉट बी इंटायरली कन्वर्टेड टू वर्क। वर्क को हम, ये वर्क है, वर्क को हम पूरा पूरा हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर हीट को हम पूरा पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। सो यहां से मेरा सीओपी 1 हो गया एक्चुअल। अभी हम थीटा सेकेंड लॉ की बात करें तो दैट विल बी सीओपी एक्चुअल 1 बाय 14.19, and that is equal to 1 divided by 0.07, 0.07, so it is equal to that is 7.04% या फिर 7% ले लो, परसेंटेज में पूछा है 7% हमारे रेंज के बिल्कुल सेंटर में आता है, 6.5 से 7.5, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये ध्यान रखना होगा जब भी आप इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो, मतलब आपका पूरा वर्क पूरे हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आपको उतना ही, अगर आप ऐसा सोचो कि अगर आपको 54,000 किलो जूल पर आवर का हीट आपको निकालना है, चेक करना है, ठीक है, तो कोई बेवकूफ होगा जो मतलब जब हीट वर्क पूरा का पूरा कन्वर्ट हो सकता है तो मैं 54,000 से ज्यादा दूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप 54,000 से कम दोगे तो फिर उतना ही, जितना आप वर्क दे रहे हो उतना ही हीट में कन्वर्ट होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप 10 किलो जूल हीट दो और 50 किलो जूल आपको 10 किलो जूल वर्क करो और 50 किलो जूल आपका हीट रिजेक्ट हो जाए, ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि वर्क जो है हायर ग्रेड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वर्क इंटायरली कन्वर्ट हो सकता है हीट में, बट हीट कैन नॉट बी इंटायरली कन्वर्टेड टू वर्क, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस एक बार आपको बस डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन अ सोर्स टेम्परेचर दैट इज T1, सोर्स टेम्परेचर को मैं T1 से लिख दूं अगर, तो T1 इज इक्वल टू 3000 केल्विन, ओके, 1000 केल्विन, एंड T2 इज इक्वल टू 300 केल्विन। सोर्स और सिंक का टेम्परेचर मुझे पता है। द इंजन ड्राइव्स अ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, ओके, इंजन का जो आउटपुट है वो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर को चला रहा है, विच ऑपरेट्स बिटवीन 300 केल्विन एंड 250 केल्विन। तो अगर ये T2 इज इक्वल टू 300 केल्विन ही रख लो, ये हीट इंजन के लिए है, दिस इज फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन, और T3 में अगर रख लो मैं इसको 250 केल्विन,
Kelvin. This is for reversible refrigerator, right? Reversible refrigerator, right? Now the heat transfer to the engine, that is Q1 is equal to 1000 kilowatt again, and the net work output, अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है, right? W out is equal to 200 kilowatt. Determine the cooling effect produced by the refrigerant, that is Q3 मान लो, अगर मान लो उसको, या फिर अभी पहले डायग्राम बना लेते हैं. कूलिंग इफेक्ट produced by the refrigerant, assuming okay engine efficiency 50% of ideal efficiency और COP 50% of ideal COP. ओके. चलो देखें, दिस इज 1000 किलो केल्विन पहला सोर्स, और सिंक जो है वो आपका 300 केल्विन पे काम करता है, 300 केल्विन, और इनके बीच में लगा है एक रिवर्सिबल हीट इंजन. बहुत प्यार से रिवर्सिबल हीट इंजन, जो कि सोर्स से हीट ले रहा है और सिंक को हीट दे रहा है, राइट? बहुत सिंपल, यहाँ तक का सिस्टम बहुत क्लियर है. ठीक है, अभी क्या है, सॉरी, ये रिवर्सिबल हीट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन ही है, ठीक है. उसके बाद क्या है, आपका जो है रेफ्रिजरेटर जो है वो 300 केल्विन से ले रहा है और 250 केल्विन पे 250 केल्विन से हीट निकाल रहा है और 300 केल्विन का पंप कर रहा है. दैट मीन्स मान लो यहाँ कुछ मेरा हो गया, मान लो यहाँ पे कुछ मेरा 50 केल्विन, ठीक है, ये तो 50 केल्विन, ठीक है. तो इनके बीच में लगा है एक रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जो कि 250 से ले रहा है और ये भी 300 को ही पंप कर रहा है, राइट? और जो है इनका कुछ आउटपुट है, इसका जो वर्क आउटपुट है वो इसमें भी जा रहा है और कुछ बाहर भी जा रहा है. सो W आउट, राइट, W आउट, और यहाँ से जो निकल रहा होगा वो कुछ W टोटल निकल रहा होगा, राइट? और ये W इन जो कि रेफ्रिजरेटर को हो रहा है, राइट? सो T1 कितना है मेरा? सो अगर हम W टोटल और यहाँ से ये आ कितना रहा है, इसको 1000 आ रहा है, 1000 किलोवाट आ रहा है, राइट? और W आउट दैट इज 200 किलोवाट ये जा रहा है, राइट? और पूछा क्या है मेरे से, कूलिंग इफेक्ट मतलब Q3, मान लो इसको मैं Q3 बोल दूं, सो Q3 इज इक्वल टू, राइट, 3 इज इक्वल टू, एक तो आइडियल एफिशिएंसी की बात करें तो सबसे पहले ईटा आइडियल निकाल लो ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू मैक्सिमम टेम्परेचर 1000 माइनस मिनिमम टेम्परेचर 300 divided by maximum temperature 1000 and that is equal to 0.7, right? Eta of heat engine is equal to 0.5 into 0.7, 0.5 into 0.7, that is 50%, and that is equal to 0.7, right? जहाँ तक की बात क्लियर है. जैसे ही आपको ऐसा कुछ केस मिले ना, तो आप जैसे ही ईटा निकाल लिया, अब आप आइडियल वालों को भूल जाओ क्योंकि वो आपका कोई काम का नहीं है. अभी सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करें, आइडियल की बात करें, सीओपी आइडियल for refrigerator is equal to 50 minimum temperature upon difference, that is 300 minus 250, and this is equal to 5. So COP of refrigerator is equal to 0.5 into 5, 50%, and that is equal to 0.5, right? अब आपको इन्हीं से काम करना है. अब आपने आइडियल क्या निकाला वो जो, अब आपको इन्हीं से काम करना है. आपका पास हीट, आपके पास क्या है, एफिशिएंसी है, हीट इनपुट है, तो W टोटल निकल जाएगा. यहाँ से हम लिख सकते हैं W टोटल इज इक्वल टू ईटा ऑफ हीट इंजन into Q1 and that is equal to 0.35 into 0.35 into 1000, and this is equal to 350 kilowatt, right? एक्चुअली ये रेट में है तो रेट के फॉर्म में लिख लूँ मैं, W डॉट और कूलिंग इफेक्ट मतलब रेट के फॉर्म में, तो 350 किलोवाट W डॉट टोटल. अभी W डॉट इन रेफ्रिजरेटर क्या होगा, लिख लूँ अगर रेफ्रिजरेटर W डॉट इन रेफ्रिजरेटर विल बी इक्वल टू 350, तो टोटल आया, माइनस 200 जो मेरा वर्क आउटपुट मिल गया मेरे को 150 किलोवाट आ गया, राइट? तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट, दैट इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट, इफेक्ट अपॉन W इन फॉर रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 2.5 एक्चुअली में,
तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू 150 into 2.5 because this is 150. So 150 into 2.5, 150 into 2.5, this is equal to 375 kilowatt. 375 kilowatt. 375 किलो, बहुत अच्छे से रेंज में है 375 किलो. क्लियर है. सबसे पहले हमने आइडियल निकाला, आइडियल के साथ फिर हमने एक्चुअली में जो है, ठीक है, इंजन एफिशिएंसी एक्चुअल में जो है एज्यूम करने बोल दिया क्वेश्चन ने, तो हम मान के चलेंगे 50%. और एक बार जब हमने 50% के साथ ईटा निकाला, फिर आप चाहो तो इसको आप क्रॉस करो, कुछ करो, इसका आपको कोई काम नहीं है. दिस इज यूजलेस. ये आपका यूजलेस है. ये जो जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपका यूजलेस है. आपका जो काम आएगा वो ये है आपके काम का ईटा. दिस इज फॉर योर, इसी का आपको यूज करना है, इसी को आपको यूज करना है. एक बार सीओपी निकाल लिया फिर आपको यही वाला यूज करना है. भूल जाओ कि आपने आइडियल कुछ भी आइडियल निकाला था, क्या आया था मतलब नहीं. आपने जो फाइनल निकाला वही याद रखना. ठीक है, क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी आ गया. ठीक है. चलो, an ice making plant is working on a reverse Carnot cycle. It produces 20 ton of ice per day. Okay, 20 ton of ice per day वो प्रोड्यूस कर रहा है. ध्यान से, ये टन है मतलब 1000 kg. This tons, 1 ton equal to 1000 kg. Okay, the heat rejection is at 27 डिग्री सेल्सियस, आइस फॉर्मेशन 0 डिग्री सेल्सियस पे, और हीट रिजेक्शन 27 डिग्री सेल्सियस. मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेसिंग हो रहा है और हीट रिजेक्शन हम 27 डिग्री सेल्सियस में कर रहे हैं. ओके, सो टी लोअर अगर मैं लिखूं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, और टी हाइयर, ध्यान से आप यहाँ हमेशा ना केल्विन में कन्वर्ट कर लें 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन. क्योंकि बहुत लोग अगर 27 उठा के पुट कर दोगे आपका आंसर गलत है. ठीक है. द रेफ्रिजरेटर यूज्ड टू रन द आइस प्लांट इज कपल्ड टू कार्नोट हीट इंजन. एंटायर वर्क आउटपुट ऑफ कार्नोट इंजन, इस बार पूरा वर्क आउटपुट उसने कह दिया, एंटायर वर्क आउटपुट ऑफ कार्नोट हीट इंजन इज सप्लाई टू कार्नोट रेफ्रिजरेटर. मतलब क्या, अभी ये जो पूरा प्लांट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है कि थोड़ा सा हमें वर्क आउटपुट भी मिल रहा है, थोड़ा सा हमें रेफ्रिजरेटर को भी चलाने में जा रहा है मेरा वर्क, नहीं. अभी आपका जितना वर्क प्रोड्यूस किया वो पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर ले लिया. ठीक है. कार्नोट हीट इंजन एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम अ सोर्स व्हिच इज मेंटेन्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस. पीएच फॉर हीट इंजन इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज इक्वल टू 500 केल्विन. नहीं, ये 500 केल्विन है. अगर मैं इसको टी एच फॉर रेफ्रिजरेटर कर दूं और टी एल फॉर रेफ्रिजरेटर, टी एल फॉर रेफ्रिजरेटर, टी एच फॉर रेफ्रिजरेटर. राइट नाउ, by burning a 45,000 किलोजूल पर केजी कैलोरी वैल्यू, ये फ्यूल एक बर्न कर रहे हैं और जिससे 27 डिग्री सेल्सियस आपका मेंटेन हो रहा है. ठीक है. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी आपको पता है. सो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, कितना फ्यूल पर आवर आपको चाहिए होगा. ठीक है. बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो. अगर आप देखोगे तो टीएल पता है आपको रेफ्रिजरेटर का, टीएच पता है आपको रेफ्रिजरेटर का, मतलब आपको सीओपी पता है, मगर सीओपी का कुछ काम है या नहीं? सीओपी का काम नहीं है. ठीक है. सबसे पहले रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है. रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो चाहिए होगा 20 टन, मतलब 20 इंटू 1000 के जी, ये हो गया मास, इंटू इंटू एम इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दैट इज 334.5, राइट. एंड दिस मच इज बीइंग हैपनिंग, दिस मच इज हैपनिंग इन 24 आवर्स टाइम, राइट. सो पर सेकेंड अगर हम देखें 24 आवर इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, राइट. तो इतना आपका किलो जूल पर सेकेंड में आ गया. सो किलो जूल पर सेकेंड को ही हम वॉट लिख सकते हैं, किलो वॉट लिख सकते हैं. सो 20,000 77.43 किलोवाट, 77.43 किलोवाट इज आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, राइट. अभी हमारा कार्नोट रेफ्रिजरेटर है तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो रहा है? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर टीएच रेफ्रिजरेटर के लिए माइनस टीएल रेफ्रिजरेटर के लिए अपॉन टीएल रेफ्रिजरेटर के लिए. ये मैंने क्या लिख दिया ना, टीएल रेफ्रिजरेटर के लिए अपॉन टीएच रेफ्रिजरेटर के लिए माइनस टीएल
रेफ्रिजरेटर के लिए। सो TL इज 273 divided by TH minus TL is 7 and this is equal to I think 10 point something आएगा, 73 divided by 27, 10.11, 10.11. Okay. So W of in of refrigerator is equal to W out of heat engine is equal to refrigerating effect upon COP of refrigerator is equal to 77.43 divided by 10.11 and I think ये कुछ 7 के आसपास आना चाहिए, 7.65 7.65 वर्क इनपुट इतना किलो वाट। वर्क इनपुट आ गया हमारे पास W डॉट में लिख डेट के फॉर्म, तो वर्क इनपुट आ गया, मतलब पर सेकेंड आपको इतना चाहिए। सो ये वर्क इनपुट प्रोड्यूस कौन कर रहा होगा आपको, Q। एक सेकेंड, अभी आप हीट इंजन भी कार्नोट हीट इंजन है, हीट इंजन का एफिशिएंसी निकाल सकते हो आप, Q1 बाई T1, एफिशिएंसी वैसे जरूरत नहीं है, W आउट ऑफ हीट इंजन बाई T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 7.65 डिवाइडेड बाई 227 माइनस लोअर टेम्परेचर कितना है 227 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, एम्बियंट और सोर्स के बीच में 227 माइनस 27 दैट इज 200। सो इट इज 227 या फिर 227 की जगह मैं 500 लिखूं, 500 माइनस 300, 500 कितना अप्रोप्रिएट होगा। बट आप डिफरेंस जब भी लोगे तो आपका कुछ भी आ सकता है, मतलब सेम ही आएगा, Q1 अपॉन T1, T1 वाज 227 डिग्री सेल्सियस बट दिस 500, राइट। तो यहाँ से मेरा Q1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 7.65 इन 500 डिवाइडेड बाई 200 एंड दैट इज 19.14 किलो Q1 डॉट है ये, राइट। तो 19.14 आ गया किलोवाट में। अभी 19.14 किलोवाट है और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उसने कि कितना फ्यूल हमें बर्न करना होगा पर केजी पर आवर, राइट, केजी पर आवर, राइट। सो Q1 डॉट इज इक्वल टू m डॉट ऑफ फ्यूल इनटू CV, राइट। So CV is 45,000 I think, right? So CV is 45,000, right? 45,000. So 19.14 is equal to m dot f into 45,000. So यहाँ से हमारा m dot of fuel equal to 19.14 divided by 45,000 is equal to 4.25 into 10 to the power minus 4. 4.25 into 10 to the power minus 4. ध्यान से ये आया है आपका केजी पर सेकेंड में, तो हमें केजी पर आवर में पूछा है, तो m डॉट f इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 3600 कर दें तो 1.531 केजी पर आवर करते हैं, बहुत आसान। 1.53 देखें ऑप्शन 1.53 ऑप्शन भी क्या ऑप्शन, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको बस प्रोसेस से चलना था और एंड दैट विल बी डन, ओके। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है इस क्वेश्चन में जरूरत थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, MSQ है। अ थर्मल स्टोरेज इज मेड विथ अ रॉक बेड ऑफ 2 मीटर क्यूब इज हीटेड टू 400 केल्विन यूजिंग सोलर एनर्जी, ठीक है। तो एक थर्मल बेड है, थर्मल स्टोरेज रॉक बेड से बना हुआ है, जिसमें सोलर एनर्जी से इसको हीट करके हमने 400 केल्विन तक कर दिया, ठीक है। इसको हमने पहले रीच करा दिया 400 केल्विन, ठीक। नाउ क्या हुआ, a heat engine receives heat from the bed and rejects heat to the ambient, okay। so ambient is at T naught is equal to 290 Kelvin से, यहाँ से पहले वो हीट ले रहा है और वो दे रहा है, और कब तक हीट लेता रहेगा, क्योंकि अब ये रॉक बेड को एक बार गर्म कर दिया, वो हीट ले रहा है, तो वो रॉक बेड ठंडा होता जाएगा, और तब तक ठंडा होगा 290 केल्विन तक, ओके। and the process stop, okay, assume the whole process is reversible and the heat engine operates between in Carnot cycle, okay। रो ऑफ रॉक दे रखा है हमें, रो ऑफ रॉक बेड इज इक्वल टू 2750 kg पर मीटर क्यूब दे रखा है हमें, ओके। एंड सी ऑफ रॉक बेड भी दे रखा है, सी ऑफ रॉक बेड इज इक्वल टू 0.89 kg पर किलोजूल पर केजी केल्विन, राइट, किलोजूल पर केजी केल्विन दे रखा है। Now which of the following is or are correct? तो हमें पूछा क्या, चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा स्मॉल यू पूछा है, उसके बाद क्या पूछा, एनर्जी रिलीज यानी कि डेल्टा ई, जो भी एनर्जी ये लॉस यूज किया रॉक बेड,
ठीक है। उसके बाद पूछा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ईटा ऑफ हीट इंजन जब बिगनिंग एट द प्रोसेस मतलब कि 400 केल्विन पे जब था रॉकवेल, और दूसरे उसके बाद क्या पूछा एफिशिएंसी एट जब एंड ऑफ द प्रोसेस, क्या है हीट इंजन एट एंड पूछा है। ये बिगिनिंग बिगिन लिख दूं मैं, ये बिगिन पे पूछा है और ये एंड पे पूछा है, ये चार चीजें हमें निकाल, ठीक है। तो डेल्टा यू तो बहुत आसान है, डेल्टा यू इज इक्वल टू सॉलिड है, सॉलिड बॉडी के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सी इंटू डेल्टा टी, राइट, सी इंटू डेल्टा टी, एंड सी हमें पता है 0.89। देखो एम से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि स्पेसिफिक पूछा है, इसलिए मैंने एम से मल्टीप्लाई नहीं किया, इंटू 400 इनिशियल था, 290 फाइनल हुआ, एंड दिस इज इक्वल टू 0.89 इंटू 110 आ रहा है, 97.9 केजी किलो जूल पर केजी, राइट, किलो जूल पर केजी 7.9। तो वो नहीं मैच कर रहा है, सब है वेरी गुड, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको ठीक है। डेल्टा ई दैट इज एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू, एक्चुअली में देखो 400 माइनस 290 में जो मैंने जो किया ये माइनस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये चेंज जो है वो उतना हीट को रिलीज कर रहा है, पर स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी जो है कम हो रहा है, क्योंकि इनिशियल मैंने माइनस फाइनल किया, मैंने दिस इज इनिशियल दिस इज फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल किया मैंने, ठीक है। तो मैंने ऐसे साइन के साथ ही इसको अगर मैं मॉड के साथ ले लूं, मॉड के साथ ले लूं तो वो वही है, ठीक है, ये मॉड के साथ है, मतलब क्या क्या मैं इनिशियल माइनस फाइनल करके बस मैं चेंज देख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड पे देख रहा, ठीक है। एनर्जी रिलीज की जब बात करूंगा तो इसको मास इंटू डेल्टा यू कर दूंगा, तो मास क्या होगा, रो, रो इज 2750, वॉल्यूम दे रखा है इंटू मल्टीप्लाइड बाय 97.9 इज इक्वल टू इंटू 2750 इंटू 538450 किलो जूल इज इक्वल टू 53.538 मेगा जूल, राइट, 538.45 मेगा जूल, 538.45 मेगा जूल, तो ये तो हमारा मैच कर रहा है 538.45 मेगा जूल, ये हमारा मैच कर रहा है, ठीक। नाउ एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ये भी 290 पे है, एम्बिएंट भी 290 पे है, तो ऑब्वियसली ये जीरो होगा, राइट, तो ये तो सही है। अब हम जब बिगिन पे देखते हैं तो ईटा हीट इंजन एट बिगिनिंग विल बी इक्वल टू 400 हमारा सोर्स का टेम्परेचर, 400 माइनस 290, 400 माइनस 290, and this is equal to 110 divided by 400, and that is 0.27, 0.75, right, 7, right? ये beginning पे टेम्परेचर होगा, so this is our ये हमारा मैच हो रहा है, तो BCD हमारा, right, BCD is our मैच, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको डराने के लिए इतनी सारी बातें लिखी हुई, ठीक है, बहुत सारी बातें लिखी हुई मगर बहुत आसान, ठीक है। एक पेज एक ही स्लाइड में हो गया, मेरे को एक्स्ट्रा स्लाइड लेना भी नहीं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 60 किलोमीटर पर आवर ऑफ वाटर रन्स थ्रू अ हीट एक्सचेंजर, ओके, एम इज इक्वल टू 60 किलोग्राम दे रखा है, 60 किलोग्राम वाटर, ओके। नाउ एंटरिंग एट एज अ सैचुरेटेड लिक्विड, ओके, यहाँ पे जो है 1 पे सैचुरेटेड लिक्विड से वो घुस रहा है, दैट मींस P1 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, T1 इज इक्वल टू 120 डिग्री सेल्सियस, और H1 स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है 504.7 किलो जूल पर केजी, राइट, किलो जूल पर केजी, इज लिविंग एज सैचुरेटेड वेपर, मतलब P2 इज इक्वल टू सैचुरेटेड वेपर 200 किलो पास्कल पे ही होगा, और ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, सो T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 120 डिग्री सेल्सियस, क्यों, क्योंकि आपका जो हीट प्रोसेस होगा वो सैचुरेटेड लिक्विड से अगर सैचुरेटेड वेपर में जा रहा है, ये है सैचुरेटेड लिक्विड, ये है सैचुरेटेड वेपर, सेम प्रेशर पे हो रहा है, तो अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो आपका प्रोसेस स्ट्रेट लाइन आइसोथर्मल ही रहेगा। सो दिस इज टीएस डायग्राम, दिस इज टीएस डायग्राम, अगर तो आपका ये प्रोसेस कुछ ऐसा फॉलो कर रहा है तो टेम्परेचर सेम ही रहेगा, दैट इज 120 डिग्री सेल्सियस, और H2 इज इक्वल टू, बट इसका एंथैल्पी बदल जाएगा, दैट इज 706.7 किलो जूल पर केजी, राइट। अब पूछ क्या आ रहा है आपसे, द हीट इज सप्लाइड बाय अ कार्नोट इंजन, मतलब क्या, एक कार्नोट इंजन से ये जो हीट जो चेंज हुआ, ये जो एंथैल्पी में चेंज आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंथैल्पी में, ये जो एंथैल्पी में चेंज आ रहा है, ये एंथैल्पी में चेंज यहाँ से यहाँ था,
ये इंथैल्पी में चेंज कैसे हो रहा है, एक कार्नोट इंजन का जो हीट आउटपुट है मेरा, कार्नोट हीट पंप का जो हीट आउटपुट है उससे मेरा ये हो रहा है, ठीक है। कार्नोट हीट पंप यूज किया गया, ओके, कार्नोट हीट पंप हमने यूज कर दिया, वेरी गुड। नाउ फॉर अ लो टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस पे है, 16 डिग्री सेल्सियस यानी कि 289 केल्विन, राइट, 289 केल्विन। कुछ कैलकुलेशन आप ओरली किया करो, हर बार कैलकुलेटर मत उठाओ मेरे से, ओके। चलो, तो अभी मेरे को हीट कितना आउटपुट है, Q डॉट एच इज इक्वल टू Q डॉट एच, किस रेट पे मेरा, आपको ये कितना हीट आपको चाहिए 60 केजी के लिए, कितना हीट चाहिए, दैट इज H2 माइनस H1 इंटू टू डॉट H इंटू M, एंड दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 2706.7 माइनस 504.7, राइट, 504.7, दिस इज इक्वल टू 2706 minus 504 60, and this is equal to 13210 किलोजूल, इतना हीट आपको चाहिए, ठीक है। अभी आपका है रेट ऑफ वर्क, किस रेट पे आपको वर्क चाहिए, राइट, पर आवर, 60 केजी पर आवर है ना, 60 केजी पर आवर यानी कि इतना किलोजूल पर आवर। एम डॉट यहाँ पर टू एस डॉट पर, अब रेट के फॉर्म में आ गया, मैंने रेट देखा नहीं था, 60 केजी पर आवर है, इट इज इतना किलोजूल पर आवर, ठीक है। जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ पर आवर यानी कि डिवाइडेड बाई 3600 कर दूँ, 36.7 किलो, 36.7 किलोवाट मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अभी क्या है, मेरा ये कार्नोट हीट पंप है, ये 289 केल्विन है और ये 120 डिग्री सेल्सियस यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस 393 केल्विन, 393 केल्विन। सो COP इज इक्वल टू, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 393 divided by 120 minus 16 is 104, and that is equal to 393 divided by 104, and that is equal to 3.77 E, 3.77. Therefore W dot is equal to Q dot H upon COP, and that is equal to 36.7 divided by 3.778, and equal to 6.7 divided by answer, and 9.71, 9.7, very easy, super easy, 9.7 हमारा रेंज में भी आ रहा है 9.7। तो यहाँ तक की बात आई थिंक आपको क्लियर होगी, यहाँ तक की बात आई थिंक आपको क्लियर होगी। एक बार सारे क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर, पहला लेक्चर। एक और लेक्चर में लूंगा जहां मैं और भी क्वेश्चंस, कुछ इररिवर्सिबल साइकिल भी करूंगा और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बार हो जाएगा, फिर एंट्रोपी पे चलेंगे। एंट्रोपी के बहुत अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जैसे स्टे कनेक्टेड एक बार रिवाइज कर दे सारे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में क्या था, एक हमारा हीट इंजन था, एक हमारा रेफ्रिजरेटर था, दोनों मिला के इंटायर वर्कआउट। पावर प्लांट जब भी ऐसा वर्ड यूज करते हैं ना, इंजन रेफ्रिजरेटर प्लांट, मतलब क्या, ये पूरे प्लांट को, ये तक आपका जो है, ये जो आपका है, दिस इज योर प्लांट, ये जो है ना आपका, ये आपका पूरा प्लांट है, इतना दूर जो है आपका प्लांट है, ठीक है। यहाँ से आपका वर्कआउट 200 से 60 हो रहा है, उसके अंदर कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं, उसके अंदर कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं, ठीक है। ये पार्ट जो है आपका, ये तो उसका जो हीट इंजन जो चल रहा है उसके आउटपुट से थोड़ा सा एनर्जी लेके ये अपना रेफ्रिजरेटर चला रहा है, ये रेफ्रिजरेटर जो चल रहा है, तो अगर ये चलेगा ऐसा, तो ये वाला जो हीट इंजन है इसका कुछ आउटपुट जाएगा रेफ्रिजरेटर को, कुछ आउटपुट जाएगा अपना वर्क आउटपुट में, जो प्लांट का वर्क आउटपुट हुआ। तो फिर हमने दोनों को अलग अलग सॉल्व करके थोड़ा सा कैलकुलेट किया और फिर हमारा फाइनल आंसर आ गया था, दैट इज 5500 टू 5560 था, हमारा 5531 आया था, ठीक है। तो हमने दोनों हीट को ऐड किया, जो पहले इंजन से 40 डिग्री सेल्सियस रिजर्वायर पे जा रहा था, और जो फिर मेरा हीट इंजन का जो है आपका रेफ्रिजरेटर का जो है, जो हीट रिजेक्ट हो रहा है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा था, तो दोनों हीट को हमने ऐड किया, ठीक है, दैट इज 5531.7 किलो, ओके। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी कुछ हद तक सिमिलर था, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि हमने दो इंजन लगा हुआ था, दोनों इंजन का वर्क आउटपुट है मेरे पास कुछ, दोनों इंजन का वर्क आउटपुट का सम मेरे को पता था, और टोटल मेरा कितना एनर्जी ले रहा हूँ मैं 750 केल्विन वाले रिजर्वायर से, वो मुझे पता। पर मिनट की बात थी, आप पर मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो उसको, मेरे को अच्छा लगता है स्टैंडर्ड यूनिट में ऐसा यूनिट में सॉल्व करना, इसलिए मैंने 60 से डिवाइड करके सॉल्व किया, और फिर मेरा आंसर आ गया था 0.28, वेरी गुड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज
यहाँ कार्नोट साइकिल का आपका डायग्राम्स के साथ डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप ये डायग्राम के साथ डील करो, और वॉल्यूम एक्सपेंशन रेशियो ये टर्म खुद से भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपका ओवरऑल वॉल्यूम एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब मिनिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम वॉल्यूम, और ऑब्वियसली ये 15 है, मतलब 1 से ज्यादा है, तो मैक्सिमम बाय मिनिमम भी होगा तभी 1 से ज्यादा होगा। तो आपको ये टर्म आपको देख के भी समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे ध्यान रहेगा एक्सपेंशन रेशियो। V3 बाई V1 होता है या V2 बाई ये ज्यादा बाई कम होगा या कम बाई ज्यादा होगा, ये आपको वैल्यू से देख के पता चल रहा है ना। 15 1 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में हायर वैल्यू रहेगा, ठीक है। फिर हमने एडियाबैटिक के लिए जो रिलेशन है TB टू द पावर गामा माइनस 1 वो वाला लगा के फिर हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सॉल्व किया। ये सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी का, सेकंड लॉ एफिशिएंसी की बात है। और यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इलेक्ट्रिकल वर्क को यूज कर रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क आपका हीट में कन्वर्ट होगा, इसलिए सीओपी मेरा 1 आ रहा है, इसलिए मेरा सीओपी 1 आ रहा है। क्लियर? फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वहां क्या था हमारा, एक रिवर्सिबल हीट इंजन था। रिवर्सिबल हीट इंजन सेम प्रोसेस था, बस यहाँ पे कह दिया कि इंजन की एफिशिएंसी को 50% करना और सीओपी रेफ्रिजरेटर को भी 50% लेके सॉल्व करना। तो हमने बस वैसे वैसे जो उसने बोला वो किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने सॉल्व किया। पहले हमने आइडियल निकाला, लेकिन आइडियल से हमें कोई मतलब नहीं है। आइडियल हमारा इंजन एफिशिएंसी दैट इज 50% ऑफ आइडियल के लिए यूज हुआ। और फिर एक बार जब जैसे ही मेरा आइडियल आ गया, फिर मैं चाहूँ तो इसको मिटा दूं, कुछ भी करूं, इसको मैं मिटा दूं, कुछ भी करूं, ये अगर मैं मिटा भी दूं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है ये मेरे पास था या नहीं था, क्योंकि मेरे को फाइनली इससे काम है, 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 राइट? मेरे को फाइनली इससे काम है। क्लियर? ठीक है, चलो फिर हमने एक बार वो निकाला, फिर तो पुराने क्वेश्चन की तरह, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, जो छठा क्वेश्चन था हमारा, कि हमने बहुत लंबा क्वेश्चन था ये, कि एक एक करके आपको चीजें निकालनी। पहले सीओपी निकाला, फिर वर्क इनपुट निकाला। इसने साफ कह दिया था पूरा वर्क आउटपुट जो है हीट इंजन का वो रेफ्रिजरेटर को जा रहा है, मतलब जितना रेफ्रिजरेटर को वर्क इनपुट हो रहा है वही हीट इंजन का वर्क आउटपुट है। ये जितना ये दे रहा है वो पूरा का पूरा ये ले लेगा। अब जितना वो हीट इंजन ले रहा है, जितना वर्क आउटपुट हो रहा है, तो वो हम जो इसका वर्क इनपुट है वो वहां से निकाल दिए। अब वर्क आउटपुट मेरे को पता है, वर्क आउटपुट पता है, टेम्परेचर का रेंज पता है मेरे को, और कार्नोट है तो मेरे को हीट इनपुट निकल जाएगा, हीट इनपुट निकल जाएगा मेरा। हीट इनपुट निकल जाएगा तो कितना फ्यूल हमें बर्न करना होगा पर केजी पर आवर, तो वो भी निकल जाएगा, राइट? हीट इनपुट निकल गया तो फिर मेरा फ्यूल कितना बर्न करना होगा, फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू पता है। तो बस यहाँ ध्यान रखना कि केजी पर आवर में पूछा है, आप डायरेक्ट केजी पर सेकंड में ध्यान पुट करके आ जाना। तो आप यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बस डराने के लिए था कि इतना लंबा क्वेश्चन कैसे कैसे होगा, लेकिन इसने बहुत अच्छे से बोला एफिशिएंसी जस्ट बिगिनिंग पे और एंड पे। बीच के किसी स्टेज पे बोलेगा ना तो हमें पता नहीं होगा, क्योंकि बीच के कौन से स्टेज पे उस समय टेम्परेचर क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें बिगिनिंग पे पता है 400 केल्विन, एंड पे पता है 290 केल्विन, राइट? तो फिर हम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और 290 लास्ट में कोई टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो ऑब्वियसली आपका एफिशिएंसी जीरो आएगा। देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, दैट मींस टेम्परेचर एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज जीरो, राइट? उसके बाद क्या था आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन भी बहुत आसान था, बस आपको ये चीज एक चीज समझना होगा कि जब वो सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर में जाएगा तो फिर ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होगा। दिस प्रोसेस जो होगा, ये जो प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा तो हम वहां से सीओपी निकाल सकते हैं, सीओपी निकाल सकते हैं, राइट? ये सीओपी निकल गया, हमारा टेम्परेचर रेंज पता है तो सीओपी निकल गया, और सीओपी निकल गया अगर एक बार तो सीओपी निकल गया तो फिर हम वर्क आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्क आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको इस स्टेज से इस स्टेज तक जाने में क्या हीट लगेगा वो तो आपको पता है, क्योंकि आपको एंथैल्पी का डिफरेंस पता है पर केजी, और वो कितना किस रेट पे है वो भी आपको पता है, 60 किलोग्राम पर आवर, राइट? तो आपको कितना हीट चाहिए पर आवर वो आपको पता है। अगर पर आवर आपको हीट पता है, हाँ, तो पर आवर आपको क्या कहते हैं कितना वर्क चाहिए होगा, अगर सीओपी पता हो तो वो निकल जाएगा। सीओपी तो हमने निकाल लिया क्योंकि हमें टेम्परेचर पता था, और फिर यहाँ का भी टेम्परेचर पता था, तो सीओपी निकाला और फिर वहां से सॉल्व किया। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चंस मैंने उठाए थे। एक और लेक्चर लेंगे हम सेकंड लॉ का। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। आप हमारे चैनल को करो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप हमारे चैनल को करो लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इसको मैं हाईलाइट करूँ, अच्छा लग रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। आई एम थैंकिंग यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। अगर आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा, अगर आपको मजा आया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको अगर कोई भी सजेशन है तो मैं साफ खुला बोलता हूँ, प्लीज कमेंट करो, कमेंट डाउन योर सजेशंस बिलो। आपको क्या चाहिए और क्या पसंद है, क्या दिक्कत आ रही है, वो सब कुछ आप कमेंट कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग,
एंड आई एम बिडिंग यू बाय बाय, टेक केयर। बीच में एक जगह वीडियो ब्रेक हुआ होगा, वहां मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग पॉज किया था, उसके बाद फिर से रिज्यूम किया थर्ड क्वेश्चन के पहले, वहां कुछ भी मिसिंग नहीं है। ऑलराइट, चलो बाय, टेक केयर।